Hello viewers, we are learning preposition, and in this regard you all have got the complete information how to recognize it, what's the definition of preposition is, and how many kinds of it. You know very well that a preposition denotes the position that one person or thing occupies in relation to the other. In other words, we can say it is before. Preposition is before because it is put before the noun or noun equivalent, which is its object. When we were learning the definition of preposition, you have seen that preposition is a word that simply shows the relationship between noun and pronoun. It shows the relation. You have seen also the kinds of preposition in which you got the first one is simple preposition, second one is phrasal preposition, and the third one is complex preposition. And I told all of you that very soon I will show you the complete picture of simple preposition. And today I am going to deal with them. The rest of the preposition I have already indicated that in the coming time, when the practice will be in progress, you will see the rest of the preposition like phrasal preposition, phrasal verb, noun plus preposition, adjective plus preposition, verb plus preposition. These all the things will be learned by you when the practice will be started. Today, I am going to deal with simple preposition. On the board, you are simply observing some important simple and compound preposition. Compound preposition, as we have already discussed. Let us see. हम लोग आज किस पीरियड में सिंपल प्रीपोजिशन को वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ ना सिर्फ देखेंगे बल्कि समझने का भी प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, ये सारी चीजें याद करने के लिए नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क में यह आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से किस क्षेत्र की तरफ क्या अर्थ के साथ इन प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल अपनी बोलचाल की भाषा में लिखने के क्रम में हम कर सकते हैं। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती, फिर भी मैंने मैक्सिमम प्रीपोजिशन को कवर करने की कोशिश की है जो आपके लिखने और बोलने में अहम भूमिका निभाएगा। वन बाय वन हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखें अबाउट को। अबाउट ये अर्थ देता है के बारे में, किसी चीज के बारे में का अर्थ देता है या लगभग का भी अर्थ दे जाता है। अब इसे सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे डोंट वरी अबाउट मोहन, मोहन के बारे में चिंता मत करो, मोहन के विषय में चिंता मत करो। आप इस तरह से भाव ले सकते हैं और भाव पर ही पूरी अंग्रेजी की भाषा टिकी हुई है। मोहन के बारे में चिंता मत करो, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, वह अपना केयर खुद कर सकता है। दूसरा सेंटेंस को देखें, ही इज अबाउट 6 फीट टॉल, ही इज अबाउट 6 फीट टॉल। अब इस वाक्य में अबाउट जो है साफ साफ बतला रहा है कि वह लगभग 6 फीट लंबा है। लगभग का भी भाव देता है प्रीपोजिशन अबाउट। ही इज अबाउट टू गो टू पटना, यह एक सेंटेंस का पैटर्न है जिसका अर्थ ही होता है अबाउट टू प्लस V1
को है का अर्थ देता है, यानी वह पटना जाने को है, जिसे आपने ऑलरेडी सीख रखा है। तो अबाउट को आप समझ रहे हैं कि हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए, एबव। एबव जो उपयोग किया जाता है या ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाता, जैसे देयर इज ए मिरर above the wash basin, there is a mirror above the wash basin, wash basin के ऊपर, wash basin के ऊपर समझने का प्रयास करें मिरर की पोजीशन कहां पर है, वॉश बेसिन के ऊपर है, यानी कहा यह जा रहा है कि वॉश बेसिन के ऊपर एक मिरर है। इस तरह की सेंटेंस का भाव जहां भी आपको देना होगा एबव का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखें, माई फ्रेंड लिव एबव अस, माई फ्रेंड लिव एबव अस, मेरा दोस्त मेरे ऊपर रहता है। यहां भाव दे रहा है घर के मंजिल का, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अगर आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो आपका दोस्त आपसे ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, यह भाव दे रहा। आई वैल्यू माई फैमिली एबव एवरीथिंग एल्स, यहां भी ऊपर की ही बात है, लेकिन किस प्रकार के ऊपर, सेंटेंस से भाव स्पष्ट होगा। आई वैल्यू माई फैमिली, मैं अपने परिवार को बहुत महत्व देता हूं। एबव एवरीथिंग एल्स, सारी चीजों से ज्यादा मैं अपनी फैमिली को ज्यादा महत्व देता हूं, यानी सारी चीजों के ऊपर मैं अपनी फैमिली को रखता हूं। इस तरह से एबव का जहां पर प्रयोग करना चाहें, जिस भाव में लेकर के चलना चाहें, आप इनके अनुसार अपने मन में उस भाव को सेट करें। अगला देखें, एक्रॉस। एक्रॉस अर्थ देता है आर पार का, जैसे माई स्कूल इज जस्ट एक्रॉस द रोड, माई स्कूल इज जस्ट एक्रॉस द रोड, मेरा स्कूल रोड के उस पार है, रोड के उस पार है, मेरा स्कूल रोड के उस पार है, या मेरा स्कूल रोड के उस पार अवस्थित है, एक ही तरह की बात है। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या आप तैरकर नदी को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर, एक नया ब्रिज, सेंटेंस पैसिव है, पैसिव को पहचानना आपको आता होगा। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर, एक नए ब्रिज का निर्माण नदी के आर पार किया जा रहा है, यह भाव दे रहा है आपका यह सेंटेंस। तो ऊपर का प्रयोग हम किस भाव में करेंगे अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले सिंपल प्रीपोजिशन को देखते हैं। आफ्टर, आफ्टर अर्थ देता है के बाद, या फिर यह अर्थ दे देता है पीछे का भी, जैसे डू यू बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ, डू यू बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ, क्या मृत्यु के बाद के जीवन में आपको विश्वास है, मृत्यु के बाद जीवन में आपको विश्वास है। आफ्टर मैरिज ही बिकेम रिच, शादी के बाद, यानी शादी होने के बाद वह धनी हो गया, यह भाव दे रहा है। हु वॉज रनिंग आफ्टर मनी, पैसे के पीछे कौन दौड़ रहा था, पैसे के पीछे कौन दौड़ रहा था। ये छोटी छोटी टिप्स समझने के दृष्टिकोण से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यदि आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं और आप इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी अंग्रेजी फ्लरिश कर जाएगी, आप बेहतर तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अपने वाक्यों में, जिसे आप प्रतिदिन लिखते और बोलते हैं। अगला देखें, अगेंस्ट। अगेंस्ट का अर्थ हो जाता है के विरुद्ध, यह समर्थन नहीं है, यह विरोध है, विरोध को दिखलाने वाला शब्द है। जैसे ऑल वेयर अगेंस्ट दैट डिसीजन, ऑल वेयर अगेंस्ट दैट डिसीजन, उस निर्णय के प्रति सारे लोग विरोध में थे, उस निर्णय
के प्रति सारे लोग विरोध में थे। इट इज अगेंस्ट लॉ टू ड्राइव विदाउट लाइसेंस। बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है, उल्टा है, अपोजिट है। स्टैंड योर साइकिल अगेंस्ट द वॉल। हम जब साइकिल को स्टैंड करते हैं तो किसी दीवार के सहारे, तो वहां वैसी स्थिति में अगेंस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। स्टैंड योर साइकिल अगेंस्ट द वॉल। अपनी साइकिल को दीवार के सहारे लगा दो या खड़ी कर दो। भाव और प्रयोग, इस दो बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप ध्यान दे भी रहे होंगे। और जैसे ही आपके मस्तिष्क में इसका कंसेप्ट का निर्माण होता है, आप स्वयं नए नए सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना प्रारंभ कर देंगे। आगे चलते हैं। एलोंग, ये एलोंग का अर्थ मिल जाता है किनारे, लेकिन जैसे ही आप कर देते हैं एलोंग विथ, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एलोंग विथ हो जाता है या एज वेल एज हो जाता है, ये फ्रेज है, तो अर्थ हो जाएगा साथ। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखेंगे। अगर सिर्फ एलोंग है, प्रीपोजिशन है, तो किनारे। एलोंग विथ हो जाएगा, एज वेल एज हो जाएगा, तो के साथ का अर्थ दे देगा। उसी तरह से उसका सेंटेंस में प्रयोग भी किया जाता है। ए रोड गोज एलोंग द रिवर। ए रोड गोज एलोंग द रिवर। नदी के किनारे एक सड़क जाती है। नदी के किनारे किनारे एक सड़क जाती है। व्हीकल्स वेर पार्क्ड एलोंग द रोड। व्हीकल्स वेर पार्क्ड एलोंग द रोड। रोड के किनारे व्हीकल्स को, गाड़ियों को पार्क किया गया। पैसिव फॉर्म है। एक्टिव और पैसिव के बीच में क्या अंतर होता है, आप इसे सीख चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाना पसंद करूंगा। आप इसे समझते हैं कि हम एक्टिव सेंटेंस को कैसे पहचाने और पैसिव सेंटेंस को कैसे पहचाने, और वैसे भी अंग्रेजी भाषा पहचान का खेल है। यदि आपको पहचानने आ गया 8 प्रकार के शब्द को और 5 प्रकार के सेंटेंस को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको पहचानने आ गया 8 प्रकार के शब्द, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनको पहचानने आपको आ गया और 5 प्रकार के सेंटेंस को पहचानने आ गया, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको कोई भी अंग्रेजी भाषा को लिखने और बोलने से रोक नहीं सकता। इसलिए पहचानना जरूरी है। अगला शब्द को देखते हैं। एलोंग को हम लोगों ने देख लिया। एमंग, एमंग जो शब्द है वह प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग ध्यान देकर सुनेंगे। इसका प्रयोग दो व्यक्ति, 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक वस्तुओं के बीच के लिए होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 से अधिक व्यक्ति और 2 से अधिक वस्तु के बीच का अर्थ देना हो तो हम एमंग का प्रयोग करते हैं, और यदि 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच का अर्थ देना हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दोनों जस्ट अगल बगल में ही है, ऊपर नीचे ही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गौर करेंगे। 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक वस्तु के बीच के अर्थ को दर्शाने के लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं, और 2 व्यक्ति और वस्तुओं के बीच के अर्थ को देने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसमें मिस्टेक्स ना हो। एमंग 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक वस्तु के बीच के अर्थ को देगा, और बिटवीन 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच के अर्थ को देगा। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। लेट अस सी द एग्जाम्पल। द बस रन्स बिटवीन गया एंड पटना। मैंने ये बिटवीन का एग्जाम्पल ले लिया, हम लोग पहले देख लेते हैं एमंग को। ही डिसअपीयर्ड एमंग द क्राउड। ही डिसअपीयर्ड एमंग द क्राउड। वह भीड़ के बीच में गायब हो गया। वह भीड़ के बीच में गायब हो गया।
एमंग क्योंकि भीड़ में काफी लोग थे इसलिए एमंग का प्रयोग किया गया, बिटवीन का नहीं। दूसरा वर्ड देखें, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स एमंग चिल्ड्रन, इन मिठाइयों को बच्चों के बीच में, यहां पर एक बच्चा नहीं है, ढेर सारे बच्चे हैं, बच्चों के बीच में इन मिठाइयों को बांट दीजिए या बांट दें। आई होप एमंग विल बी क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट अस सी बिटवीन। जैसा कि मैं बता रखा हूं कि बिटवीन का प्रयोग हम दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच के अर्थ में करते हैं। तो बिटवीन का एग्जाम्पल्स देखें, द बस रन्स बिटवीन गया एंड पटना, यानी बस जो है वह चलती है कहां से कहां, गया और पटना के बीच में, गया और पटना के बीच में। द टेम्परेचर विल बी बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री सेल्सियस टुमारो, कल जो वातावरण में टेम्परेचर होगा वह 30 से 35 डिग्री के बीच में रहेगा या होगा। तो जब दो की बोध करानी हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करें, और जब दो से अधिक का बोध कराना हो व्यक्ति या वस्तु के बीच में तो हम एमंग का प्रयोग करें। और यह ध्यान रहे कि अंग्रेजी भाषा में व्यक्ति और वस्तु का बड़ा महत्व है। अगले प्रीपोजिशन की ओर चलते हैं। अराउंड, अराउंड जो है वह अर्थ देता है के चारों ओर, के चारों ओर। जैसे गौर कीजिएगा, द फोटोग्राफर गैदर्ड अराउंड हिम, फोटोग्राफर्स गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ छायाकार भीड़ लगा दिए। आपने देखा होगा किसी किसी सेलिब्रिटी को, जब वो आते हैं तो उनके चारों तरफ कैमरामैन फ्लैश चमकाना शुरू कर देते हैं। यहां पर भी उसी तरह का भाव देने की कोशिश किया हूं। फोटोग्राफर्स गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ छायाकारों ने, फोटोग्राफर्स ने भीड़ लगा दिया, जमा हो गए। गैदर मीन्स जमा होना। ही इज अराउंड 30, उम्र को भी दिखलाता है और ऐसी स्थिति में यह लगभग का भी बोध कराता है। ही इज अराउंड 30 यानी वो लगभग 30 साल के हैं। The trees around your house are lush green, यहां अराउंड से तात्पर्य है कि चारों ओर, यानी वो पेड़ जो तुम्हारे घर के चारों ओर हैं बिल्कुल गहरे हरे पत्तों से घिरे हुए हैं। लस ग्रीन, हरियाली से घिरा हुआ है तुम्हारा घर। तो ये जो आपका अराउंड है कुछ हद तक सराउंडिंग का अर्थ दे देता है, के चारों ओर। जैसे आप बोल सकते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है या घूमती है। अगला प्रीपोजिशन देखें, एट। एट अर्थ दे देता है मे का। और यहां पर एक बात स्पष्ट है, कोई वस्तु या स्थान फिक्स है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर स्थान फिक्स है तो एट का प्रयोग होगा। अगर छोटा शहर है तो हम एट का प्रयोग करें, बड़े शहरों में नहीं, बड़े शहर में इन का प्रयोग करें। अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। He dropped me at the station. He dropped me at the station. उसने मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया। The class starts at 7 AM, एकदम फिक्स है, स्थिर है समय। कितने बजे से क्लास शुरू होगी, तो क्लास 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, समय को दिखला रहा है, ऊपर में स्थान को दिखलाया, नियत स्थान को दिखलाया। आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, मेरी मुलाकात, मैं उससे एयरपोर्ट पर मिला, स्थान फिक्स है। द ट्रेन वॉज रनिंग एट 140 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जो थी 140 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। He lives at औरंगाबाद, वो औरंगाबाद में रहता है। औरंगाबाद एक छोटा सा शहर है, इसलिए एट का प्रयोग किया गया। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह कहा जाए कि वह औरंगाबाद के ओबरा में रहता है, मैं यहां पे नोट भी कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। वह
औरंगाबाद के ओबरा में रहता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर बड़ा शहर है तो हम इन, छोटा है तो ऐट। लेकिन अगर कोई बड़ा और छोटा एक साथ आ जाए, जैसे इस वाक्य में अगर आप देखें कि वह औरंगाबाद के ओबरा में रहता है, तो इसमें छोटा कौन है? तो छोटा आपका ओबरा है, इसलिए इसके साथ ऐड कर दीजिए। और बड़ा कौन है? ये आपका औरंगाबाद है, इसलिए इन कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा ना होकर अकेला शहर रहे तो फिर हम ऐट और इन का सेपरेट प्रयोग कर लेंगे। अब वह औरंगाबाद के ओबरा में रहता है तो हमें लिखना पड़ेगा ही lives at ओबरा इन औरंगाबाद। लेकिन अगर सिर्फ ये कहना हो कि वो औरंगाबाद में रहता है तो ही लिव्स एट औरंगाबाद। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरी भाषा आपको क्लियर हो रही होगी और कंसेप्ट आपका बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आगे देखते हैं, बिफोर को देखें। बिफोर जो है वो प्रीपोजिशन है और यह जो अर्थ देता है, यह अर्थ देता है पहले का। जैसे थिंक बिफोर स्पीकिंग। आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आ जाए तो हमें आंख बंद करके उसमें आईएनजी रोक देना चाहिए, सिर्फ टू को छोड़कर, क्योंकि टू इन्फिनिटिव है और इसका अध्ययन आपने वर्ब नामक चैप्टर में कर रखा है। यदि प्रीपोजिशन के बाद टू को छोड़कर कोई वर्ब आ जाए तो उसमें आईएनजी लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? क्योंकि आईएनजी लगा देने से वह नाउन बन जाता है और आपको जानकारी है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचो या सोचिए। बिफोर मैट्रिकुलेशन ही वॉज ए लेबोरियस स्टूडेंट। मैट्रिकुलेशन के पहले वह एक मेहनती छात्र था, जो अब नहीं है, यह भाव मिल रहा है। He stood up before a crowd of more than lakh people to deliver a speech. वह लाखों लोगों की भीड़ के सामने खड़ा हुआ, वह लाखों लोगों की भीड़ के सामने भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। के सामने का भी अर्थ देता है पहले, साथ ही साथ यह अर्थ के सामने का भी देता है। भाव को समझें और उसी तरह से अपने सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपके पास यूज करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, आपको आनंद ही नहीं, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। ये के पीछे का अर्थ देता है। हु इज बिहाइंड योर सक्सेस? हु इज बिहाइंड योर सक्सेस? Just try to speak out your own sentences in which following prepositions should be used, and you feel extra strength when you speak out before anyone. Who is behind your success? तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है? Our house is behind the town hall. हमारा घर टाउन हॉल के पीछे अवस्थित है या टाउन हॉल के पीछे है। अगले प्रीपोजिशन को देखें। Below आपको अर्थ देता है नीचे का, नीचे, बिलो द टेबल, टेबल के नीचे। आगे देखें और क्या कहां कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। द टेम्परेचर हैड गॉन बिलो 20 डिग्री सेल्सियस यस्टरडे। कल तापमान जो था वह 20 डिग्री नीचे चला गया था। अब ये कौन सा नीचे का भाव है, आप इसको पकड़ें। They live below us. They live below us. ये मंजिल की बात हो रही है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। They live below us. वो हम लोग के नीचे रहते हैं। जहां पे रहने का भाव देना होगा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Your name is below mine in the list. तुम्हारा नाम लिस्ट में मेरे नीचे था। ऐसा ही शब्द ऊपर में आपने एबव भी सीखा है। आप इस तरह से प्रयोग करें और अपनी अंग्रेजी को मजबूत करें।
अगला वर्ड देखें, बी बेनिथ, बेनिथ भी नीचे है। इसका प्रयोग कैसे करना है? आई फाउंड दिस लेटर बेनिथ द टेबल। मैंने लेटर को टेबल के नीचे पाया। अब दोनों नीचे हैं, बिलो भी और बेनिथ भी, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। आप बिलो द टेबल भी कह सकते हैं, भाव मिल जाएगा, अर्थ भी मिल जाएगा, लेकिन बेनिथ इज सुटेबल हियर। दैट लेटर हैज फॉलन डाउन near the table, beneath the table, and I found this letter beneath the table, and I found this letter. When the letter was fallen, that was beneath the table, and now I found this letter beneath the table. Below the table will not be correct. Beneath the table is absolutely correct. अगला देखिए, your action is certainly beneath you. Your action is certainly beneath you. आपका जो कार्य है, आपका जो कार्य प्रणाली है, जो आपका व्यक्तित्व है, उससे बहुत नीचे है। आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो कार्य, योर एक्शन इज सर्टेनली बेनिथ यू। आपका जो कार्य शैली है वह आपके व्यक्तित्व के बहुत नीचे स्तर का है। आप ऐसे सेंस में भी बेनिथ का प्रयोग कर सकेंगे। अगले को देखें, ड्यूरिंग, बहुत सुंदर सा शब्द है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का अर्थ हो जाता है के दौरान, यानी कोई चीज चल रही है उसके दौरान, के दौरान। सेंटेंस से स्पष्ट हो जाएगा। दे लिव्ड अब्रॉड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। दे लिव्ड अब्रॉड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के समय, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध, अब्रॉड यानी बाहर, देश विदेश, विदेश बोलिए। दे लिव्ड अब्रॉड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के दौरान वे लोग बाहर रहते थे। दूसरा सेंटेंस देखें, ही गोज स्विमिंग एवरी डे ड्यूरिंग समर। समर के दौरान, समर की छुट्टियों के दौरान, गर्मी की छुट्टियों के दौरान या गर्मी के दौरान वह प्रतिदिन तैरने के लिए जाता है। ड्यूरिंग समर वैकेशन द टीम ऑफ माई स्कूल गो टू द हिल स्टेशन। ड्यूरिंग दुर्गा पूजा ए बॉम्ब एक्सप्लोडेड सडनली नियर रमेश चौक। यू कैन फ्रेम एज मच सेंटेंसेस एज यू कैन। अगले को देखते हैं, बियॉन्ड। बियॉन्ड का अर्थ होता है परे। ये परे को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे किसी चीज के बाहर होना हम परे कहते हैं। जैसे मैं यदि आपको बोलूं कि यह तुम्हारी समझ के बाहर है या यह तुम्हारी समझ के परे है, तो इट इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। ये तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इट इज बियॉन्ड योर पावर। इस तरह का भाव देता है बियॉन्ड, और बड़ी सुंदर सा प्रीपोजिशन है। सी द एग्जांपल्स। देयर इज ए स्मॉल टाउन बियॉन्ड दिस माउंटेन। इस पहाड़ के परे एक छोटा सा शहर है। यू आर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। यू आर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। देखो, तुम सीमाओं से बाहर जा रहे हो। यू आर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। तुम सीमा के बाहर जा रहे हो। लिमिट यानी सीमा, सीमा के बाहर जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को धमकी देने की कोशिश की है या धमकी दे रहा है। आई होप बियॉन्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बाय, बाय का अर्थ होता है द्वारा। हम इससे से का भी अर्थ ले लेते हैं। बड़ा सुंदर सा प्रीपोजिशन है। आई प्रीफर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, बाई के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आ जाए या फिर यातायात के साधन आ जाए, ट्रेन आ जाए, बस आ जाए, कार आ जाए, साइकिल आ जाए, तो कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का बिल्कुल अच्छे तरीके से मस्तिष्क में रख लें। बाई के बाद यदि कोई साधन आता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, तो उस शब्द के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
जैसे आई प्रीफर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा पसंद करता हूं। वी आर गोइंग बाई कार, हम लोग कार से जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वारा से का अर्थ देता है ये, हम लोग कार से जा रहे हैं। आई एम ए टीचर बाई प्रोफेशन, यानी पेशा को भी इंडिकेट करने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। प्रोफेशन से यानी पेशा से मैं एक शिक्षक हूं। स्टैंड बाई मी, यानी यहां पर बगल का अर्थ दे रहा है। स्टैंड बाई मी, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। यू कैन इंप्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप अपनी अंग्रेजी को अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़कर, यानी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़कर आप अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यदि आपसे किसी ने पूछा कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो आपको कहना पड़ेगा दिस इज 10 o'clock बाय माई वॉच। जब घड़ी से टाइम को बताने की बात आती है तो ऐसी स्थिति में बाई का प्रयोग किया जाता है, इसे मस्तिष्क में रखेंगे। दिस इज इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच, नॉट इन माई वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, it is 3 o'clock by my watch. Like that you have to keep inside in your brain. अगले को देखें, for, बड़ा सुंदर सा प्रीपोजिशन। इसका अर्थ होता है के लिए, आमतौर पर के लिए। आर दीज बुक्स फॉर सेल, क्या ये सारी किताबें सेल के लिए हैं, यानी बिक्री के लिए है। He has been living in Patna for 5 years. हाँ, एक बात और, इसी से हम पीरियड ऑफ टाइम को भी दिखलाते हैं। आपको याद होगा, पीरियड ऑफ टाइम यानी जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से, 2 वर्षों से 4 वर्षों से, 10 वर्षों से, जिसकी शुरुआत समय का पता ना चले, जिसका अंत पता ना चले, वैसा समय जो अनिश्चित हो, वैसे समय के लिए भी हम for का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज बिन लिविंग इन पटना फॉर 5 years, वह 5 वर्षों से पटना में रह रहा है, यह भाव दे रहा। टेंसेज आप समझ रहे होंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिन छात्रों का टेंस पर पकड़ नहीं होती, मॉडल्स पर पकड़ नहीं होती, बहुत दिक्कत होता है आगे की चीजों को जानने, समझने और सीखने में। इसलिए टेंस को मत भूलें, मॉडल्स मत भूले, वो आधार है, वह बेस है। उसके बिना अंग्रेजी की बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। और किसी छात्र ने जबरदस्ती बिल्डिंग बनाने की कोशिश की तो उस बिल्डिंग को धाराशायी होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए टेंस मॉडल्स पर अपनी पकड़ बनाए। अंग्रेजी टफ नहीं है, टफ छात्रों ने इसे बना दिया है। अंग्रेजी भाषा सारी भाषाओं से आसान है, तभी तो ये विश्व की इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी। जरूरत है थोड़ी सी इंटरेस्ट को डेवलप करने की। अगले प्रीपोजिशन को देखते हैं। He had been living in Patna for 5 years. Are you for or against this decision? बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है। Are you for or against this decision? अब यहां पर for का तात्पर्य हो गया, for और against का पक्ष और विपक्ष। for स्टैंड फॉर पक्ष, अगेंस्ट स्टैंड फॉर विपक्ष। डिबेट में for और against के दो सेशन होते हैं। for यानी पक्ष, अगेंस्ट यानी उसके पक्ष के विरुद्ध। तो ऐसी स्थिति में भी आप for का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ क्या मिल रहा? आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस डिसीजन? क्या आप इस डिसीजन के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? टेक दिस मेडिसिन फॉर ए मंथ, इस दवा को कम से कम 1 महीने के लिए लो। इस तरह से फॉर को हम यूज करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में भी और लिखने के दौरान भी। अगले शब्द को देखते हैं, फ्रॉम। ये फ्रॉम से का बोध होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इससे सेपरेशन का बोध होता है। सेपरेशन यानी जुदाई। जुदाई हम कहते हैं जब एक पॉइंट से छूटकर दूसरे पॉइंट की तरफ चला जाना, फिर दोबारा उस पहले पॉइंट पर नहीं आना।
अगर पेड़ से पत्ते गिरे हैं तो पत्ता जो है हमेशा के लिए पेड़ से अलग हो चुका है। कोई भी चीज जब अलग होगा तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लेट अस सी द एग्जांपल, ही केम बैक फ्रॉम दुबई यस्टरडे। वह कल दुबई से यहां पहुंचा। आई थिंक ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है या मैं सोचता हूं कि वह उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश राज्य से है, वहां का निवासी है, वहां का रहने वाला है। यह भाव है। सबस्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। 5 में से 3 को घटा दो। 5 में से 3 को घटा दो। यहां से किस तरह से आप समझ रहे होंगे। ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। उसने सुबह से शाम तक काम किया। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यहां से वहां तक, फ्रॉम हियर टू देयर। इस तरह से सेंटेंस में इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखें, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी सेपरेशन है। तो इन सारी स्थितियों में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन इन। इनका अर्थ हो जाता है में। ध्यान देंगे, समय इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। स्थिरता को भी दिखलाते हैं, स्थिरता को भी दिखलाने का काम करते हैं और टाइम को भी दिखलाते हैं। लेट अस सी, ही इज डूइंग एन एमए इन इंग्लिश। वो अंग्रेजी से एमए कर रहा है। और करेंगे, सब्जेक्ट के पहले ही आया है। आई हैड गॉन टू अमेरिका इन 2002। 2002 में मैं अमेरिका गया था। वी अराइव्ड इन मुंबई। स्थान विशेष, बड़ा शहर है मुंबई। वी अराइव्ड इन मुंबई एट 5:30 PM। हम लोग 5:30 पर मुंबई पहुंचे। समय को दिखला रहा है इसलिए एट, बड़ा शहर को दिखला रहा है इसलिए इन। वेयर डू यू लिव इन पटना। पटना बड़ा शहर है, आप पटना में कहां रहते हो। जितना मात्रा में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही लाभ आपको पहुंचेगा। रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। एक पत्थर पर भी कोमल सी चीज, रस्सी को इतना ताकत है कि निशान बना देता है। हम सभी तो व्यक्ति हैं। अगर ठान लें, अगर जुनून हो किसी चीज को सीखने का, तो निश्चित हम उसमें जीत जाएंगे। चीजें काफी मात्रा में होती है, जरूरत होती है उसे समझने का, रटने का नहीं। अगर समझ में आ गया, मानव होने के नाते यदि आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जीत आपकी होगी। आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, और यह कल्पना करेंगे कि मैं बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकता हूं, तो ऐसी सोच को ख्याली पुलाव बोला जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। इसलिए चीजों को समझें, और मुझे समझाने में ज्यादा भरोसा है। मैं समझा करके किसी के मस्तिष्क को आगे की ओर बढ़ाना चाहता हूं, ना कि उसे ये बोलूं कि आप इसे रट जाओ। वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप, नो। आप समझ लो और खुद फ्रेम करो सेंटेंसेस को, क्योंकि भाषा को सीख रहे हैं और भाषा का सिर्फ 2 ही उपयोग है, लिखना और बोलना। और जिस व्यक्ति को लिखना और बोलना आ जाता है, वह व्यक्ति पढ़ना ऑटोमेटिकली सीख जाता, समझना ऑटोमेटिकली सीख जाता, बात करना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता। 2 चीज इंपॉर्टेंट है, लिखना और बोलना। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। नेक्स्ट, इनटू को देख। इनटू भी आपको में का अर्थ देता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनटू में मोशन होती है। मोशन यानी गति। इनटू में मोशन होती है।
MOTION। साथ ही साथ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। दो बातें मैंने शेयर की, मे का अर्थ देता है, दूसरा इसमें मोशन दिखाई देती है, और तीसरा एक रूप से दूसरे रूप में कोई चीज बदलेगा तो हम इनटू का प्रयोग करें। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा कोई वस्तु तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ऐसे मे का अर्थ देता है, मोशन में इसका प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी। वी गॉट इनटू द बस, वी गॉट इनटू द बस। हम लोग बस पर चढ़े, चढ़ने में गति थी। वाटर टर्न्ड इनटू आइस, पानी, पहले पानी था, पानी का एक रूप है, वो बदल गया आइस में। जब बदलेगा तो जाहिर सी बात है रूप परिवर्तन हो रहा है, इनटू का प्रयोग करेंगे, इनका नहीं। कैन यू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश? कैन यू ट्रांसलेट द सेंटेंस? अब ये जो सेंटेंस दिया गया हुआ है वो अंग्रेजी में नहीं है, किसी दूसरी भाषा में है, तो उस एक भाषा से दूसरे भाषा में जब रूपांतरित करेंगे तो इनटू लाएंगे। इसलिए आपने अनेकों बार पढ़ा भी होगा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लाइक दैट। I looked into the box but found nothing. मैंने बॉक्स के अंदर देखा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। इनटू का प्रयोग मे के अर्थ में, मोशन को दिखलाने के लिए, और जब कभी कोई वस्तु का परिवर्तन हो, रूप परिवर्तन हो, तो हम उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। विदिन का अर्थ भी होता है मे, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि किसी चीज की सीमा के अंदर अगर हम में बोल रहे हैं और समय को बदला रहे हैं तो उस सीमा के अंदर अगर समय बदला रहे हैं, अगर स्थान बदला रहे हैं तो उस स्थान के अंदर, विदिन और इन में थोड़ा सा अंतर है। में बांध देता है, सॉरी, में स्वतंत्रता देता है में के अर्थ में, लेकिन विदिन बांध देता है, समय के अंदर या स्थान के अंदर की सीमा में बांध देता है। सेंटेंस और एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस सी। आई कैन रन 2 किलोमीटर्स विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर, यानी 10 से 11वां नहीं हो, 10 मिनट के अंदर मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। लेकिन अगर आप विद इन की जगह इन कर दें, आई कैन रन 2 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स, इसका अर्थ यह हो जाएगा कि 10 मिनट के अंदर ही नहीं, हो सकता है कि 10 मिनट से बाहर भी ज्यादा भी समय लग जाए। लेकिन जब विदिन कहते हैं तो 10 मिनट के अंदर 11वां मिनट नहीं होगा, 10 मिनट 5 सेकंड नहीं होगा, उसके अंदर ही यह भाव है विदिन का, और इनके बीच में इसका ये माइन्यूट सा अंतर है। दैट ओल्ड मैन कीप्स हिमसेल्फ विद इन द डोर्स। वह बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा अपने आप को दरवाजे के अंदर रखता है, यानी उनके घर के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, विद इन द डोर्स। आई विल रिटर्न विद इन एन आवर। मैं 1 घंटे के अंदर लौट जाऊंगा, मैं 1 घंटे के अंदर लौट जाऊंगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। अगला प्रीपोजिशन को देखें, नियर। नियर को कहते हैं नजदीक। जब कभी इनके साथ हम टू नामक प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर देते हैं, एडवर्ब भी कहा जाता है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हम करते हैं। नियर, नियरर, नियरेस्ट प्रीपोजिशन की तरह ही प्रयोग होता है और नजदीक का अर्थ देता है। बस एक ही मात्र अर्थ है इसका, सीखना आसान है। जैसे इज देयर होटल नियर द स्टेशन? इज देयर होटल नियर द स्टेशन? स्टेशन के नजदीक क्या कोई होटल है? डू नॉट गो नियर दैट नेकेड वायर। उस नंगे तार के नजदीक मत जाइए। कितना सुंदर सा भाव दे देता। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ऑफ, ये ऑफ आमतौर पर का,
की का अर्थ देता है। बड़ा सुंदर सा शब्द है। एक ऑफ और है जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इस ऑफ का अर्थ होता है का के की का भाव। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जरा यहां गौर करें। द और ऑफ, यही सुपरलेटिव डिग्री में भी आपने देखा था, द और ऑफ। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इट वॉज द 15th of August। जब डेट और महीने को दिखलाते हैं तो कुछ लिखने का तरीका ऐसा होता है, इट इज द 15th of August। आज 15 अगस्त है, या आज अगस्त की 15 तारीख है। दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ आगरा। दिल्ली जो है वो आगरा के नॉर्थ में अवस्थित है। दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ आगरा। आगरा के नॉर्थ में दिल्ली अवस्थित है। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। ग्लास जो है पानी से भरा हुआ है। अगला वर्ड देखें, ऑफ। ये ऑफ और इस ऑफ में अंतर है। ये अगर काके की का भाव दे रहा था तो ये ऑफ सीधे सीधे अलग होने का, किसी चीज का अलग होने का अर्थ दे देता है। अलग होने का। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे, गौर करेंगे। कीप ऑफ द मडी लैंड। कीप ऑफ द मडी लैंड। दलदली जमीन से अपने को दूर रखो। ही इज ऑफ फ्रॉम वर्क टुडे। वो आज काम पर नहीं है, मतलब वो आज छुट्टी पर है। ही इज ऑफ फ्रॉम वर्क टुडे। काम से वो ऑफ, काम से वो ऑफ है, यानी आज छुट्टी पर है। द ज्वाइंट इज ऑफ नाउ। द ज्वाइंट इज ऑफ नाउ। जो ज्वाइंट है, जैसे आप ट्रेन के बॉगी में देखते हैं ज्वाइंट को, द ज्वाइंट इज ऑफ नाउ, यानी जोड़ जो है वो कबड़ चुका है, ज्वाइंट अलग हो चुका है। टर्न द स्विच ऑफ। टर्न द स्विच ऑफ। बिजली के स्विच को आपने देखा होगा, ऑन और ऑफ। टर्न द स्विच ऑफ। स्विच को ऑफ कर दीजिए। आई एम गोइंग टू टेक ए वीक ऑफ। मैं 1 सप्ताह की छुट्टी लेने जा रहा हूं। इस तरह से हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और एक, क्योंकि आप लोग भी थक रहे होंगे, थोड़ी सी लगातार बोलते रहने के कारण मैं भी थकान महसूस कर रहा हूं, आज हम लोग इसको कर लेते हैं। बचे हुए हैं अभी और भी, जिसे हम लोग अगली क्लास में, अगली पीरियड में कवर करेंगे, सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन को। एक हम लोग अंतिम देख लें, ऑन। ऑन का अर्थ पर होता है। ऑन एक और शब्द है अपॉन। अपॉन का अर्थ भी पर होता है, और बहुत हद तक दोनों में समानता भी है। लेकिन अपॉन का प्रयोग थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया, उसको मोशन वाली स्थिति में हम दिखाने का काम करते हैं। हम लोग ऑन को देखें कि ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं। एक्सक्यूज मी, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। जब कोई चीज, कोई एक चीज दूसरी चीज से सटी हुई हो, या एक चीज का आधार दूसरे से सटा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक जो है, बुक का जो सतह है, बुक का जो सतह है वो टेबल के सतह से मिला हुआ है। वैसी स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। वैसा ही कुछ स्थिति यहां पर है, थोड़ा सा देख लें। एक्सक्यूज मी, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। अभी चाहूंगा आप मेरे पैर पर खड़े हो। माई शॉप इज ऑन द मेन रोड। माई शॉप इज ऑन द मेन रोड। मेरी दुकान जो है मेन रोड पर है। मेन रोड पर है। आर यू फ्री ऑन संडे इवनिंग। क्या आप संडे को, दिन को दिखलाने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या आप संडे को, संडे इवनिंग को आपके पास खाली समय है, आप फ्री हो। इस तरह से आपने लगभग 28 प्रीपोजिशन का, सिंपल एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन का हम कैसे उपयोग करें, कैसे प्रयोग करें अपने बोलने और लिखने के लिए, अपने डिस्कशन के क्रम में इन्हें देखा।
इसे अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ पाती, आप दोबारा देखें और जब मस्तिष्क में कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इसको अपनी लिखने में और बोलने में प्रयोग करें। जितना मात्रा में आप इसे लिखने और बोलने में प्रयोग करेंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में आपके पास मजबूती ही नहीं, आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। अभी ये सिंपल प्रीपोजिशन मैं समाप्त नहीं कर पाया हूं, इसे मैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।